हमने अभी तक जो देखा था दो असतत यादृच्छिक चर जब संयुक्त रूप से हम पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हमने संयुक्त पीएमएफ, जॉइंट पीएमएफ और कंडीशनल पीएमएफ के बारे में जाना था। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हैं, सतत यादृच्छिक चर है, इस तरह के उदाहरण काफी बार आ सकते हैं। अगर कोई जाता है हॉस्पिटल में एक चेकअप कराने के लिए, तो शुरुआत में ही उनका हाइट और वेट माप कर लिए जाते हैं। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और दोनों को इकट्ठा पढ़ना तो बहुत ही स्वाभाविक है। दो रिलेटेड है क्योंकि वो एक ही कैंडिडेट या पेशेंट से आते हैं। तो इस तरह के जो उदाहरण है वो कैसे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी थियरी में कैसे पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए हमारे पास दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है जो एक ही सैंपल स्पेस पे डिफाइंड है। जैसे दो असतत यादृच्छिक चर के लिए जो हमने किया था, हमारे पास हमने देखा था जॉइंट पीएमएफ, उस तरह ही हम देखेंगे जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट या संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन। तो जॉइंट पीडीएफ संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन, पीडीएफ ऑफ कोर्स मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको हम हमेशा जैसे स्मॉल एफ से दर्शाएंगे, लेकिन अब हमारा जो फंक्शन है एफ, वो दो चरों का फंक्शन है, एक्स और वाई। तो हम ऐसे कोई फंक्शन को कब मानते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के लिए जॉइंट पीडीएफ है, जब निम्न मैं जो लिखने जा रहा हूं नीचे वो सेटिस्फाई होता है। ये जो कंडीशंस लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल एक रैंडम वेरिएबल के लिए जैसे कंडीशंस थे उसी तरह का है। पहला कंडीशन तो है कि ये फंक्शन f हमेशा ऋणेतर रहेगा, शून्य या उससे अधिक उसका मापन रहेगा फॉर ऑल एक्स वाई। और x और y क्या है? x और y वास्तविक संख्याएं है, रियल नंबर्स। सभी वास्तविक संख्याएं x और y के लिए fxy हमेशा ऋणेतर रहना चाहिए। और वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए जब हम इनका समाकाल करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं f को दोनों वेरिएबल्स x और y के ऊपर, पूरे रियल लाइन x का समाकाल और पूरे रियल लाइन y पे y का भी समाकाल, तो ये होना चाहिए एक, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी दर्शाता है। और अगर हम कोई रेक्टेंगल ले ली, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल, कोई भी द्विआयामी आयत ले ले, रेक्टेंगल, तो जैसे कि एक्स वाई होगा a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y, सॉरी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, एंड
c लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू d। तो इस तरह से एक आयत हो सकता है। तो और इसको अगर हम इस सेट को अगर हम a से दर्शाते हैं तो प्रोबेबिलिटी कि ये जो द्विचर है, दो रैंडम वेरिएबल्स है x y, उनकी वैल्यूज इस इवेंट ए में आए, इस सेट ए में आए, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। कहां पे इंटीग्रेट करेंगे? एफ को इंटीग्रेट करना है। तो x के बाउंड्री वैल्यूज है a और b और y के बाउंड्री वैल्यूज है c और d। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होती है तो किसी भी ऐसे फंक्शन f के लिए हम बोलेंगे कि ये जॉइंट पीडीएफ है रैंडम वेरिएबल्स x और y के लिए। ये भी देखा जा सकता है कि ये जो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी एक्स वाई बिलोंग्स टू द रेक्टेंगल ए, तो उसके लिए ऐसे डबल इंटीग्रल से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। वो एक्चुअली जनरलाइज भी हो सकता है, तो हमें रेक्टेंगल ए को ही देखना जरूरी नहीं है। सो इन फैक्ट, तो मैं ये फैक्ट के तौर पे लिखूंगा, फॉर एनी टू डायमेंशनल set A subset of R2, जो कि हम आसानी से लिख सकते हैं जैसे कि एक सर्कल, तो प्रोबेबिलिटी x, y बिलोंग्स टू A भी इसी तरह से f पीडीएफ जॉइंट पीडीएफ fx y को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेट डबल इंटीग्रल होगा क्योंकि ये x और y दोनों वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करना है। और कौन से सेट पे इंटीग्रेट करना है? ये जो टू डायमेंशनल सेट है A, इसके ऊपर इंटीग्रेट करना है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि एक तरह से ये भी परिभाषा मानी जा सकती है। ये स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है ऊपर वाले स्टेटमेंट से, लेकिन ये अगर रेक्टेंगल के लिए ये सही है तो कोई भी ऐसे द्विआयामी इवेंट सेट के लिए, समुच्चय के लिए भी ये सही होता है। ठीक है, जैसे कि जब हमारे पास एक ही चर था f ऑफ x का रैंडम वेरिएबल कैपिटल X और उसका पीडीएफ f ऑफ x था, तो हम जब पीडीएफ को इंटीग्रेट करते थे तो हमने देखा कि उसको ऐसे सोच सकते हैं कि वो अगर हम f का आलेख या ग्राफ ड्रॉ करें तो f का आलेख हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा क्योंकि f की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जैसे कि वन डायमेंशन एक रैंडम वेरिएबल के साथ होता था, तो इंटीग्रल को हम मान सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायमेंशन का फंक्शन है, तो उसको अगर हम ड्रॉ करने जाए, अगर हम अभी उसी तरह से f का आलेख ड्रॉ करने जाएंगे तो f तो पहले फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, तो पहले और तो उसका आलेख अगर ड्रॉ करेंगे तो वो हमें थ्री डायमेंशनल पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा समझ लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हमारे पास एक अगर एक्स वाई प्लेन में एक आयत है जिसको शायद इस प्रकार से मैं दर्शा सकता हूं, और उसके ऊपर हम अब f का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हर एक्स वाई के लिए f एक्स वाई होगा एक वास्तविक संख्या जो हम z एक्सिस पे दर्शाएंगे। तो समझ लीजिए चार कॉर्नर्स पे हमारे पास है
कुछ इस तरह का। और हमारा जो ग्राफ आने जा रहा है कुछ इस प्रकार हो सकता है। तो ये जो लाल कलर से दर्शाया गया है कुछ इस तरह से एफ का जो एफ एक्स वाई का जो आलेख है वो 2 डायमेंशनल वो इस तरह से हो सकता है। और अब हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो 3 डायमेंशनल फिगर बना है उसको अगर हम सॉलिड मान ले तो उस सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो इंटीग्रेशन से ये मिलता है। तो आइडिया उस एक जैसे ही है, जैसे 1 डायमेंशन में थे वैसे ही 2 डायमेंशन में है। आगे जाके 3 डायमेंशन या ज्यादा डायमेंशन में भी कर सकते हैं, सिर्फ ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल से। समझ लीजिए कि कोई एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जहाँ पे 2 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। तो कस्टमर्स आते हैं और वहाँ ऑर्डर करते हैं खाना। तो 2 प्रकार के काउंटर 2 प्रकार के कस्टमर्स के लिए है। एक प्रकार का जो कस्टमर है, एक टाइप के कस्टमर है जो वहाँ पे ऑर्डर करके वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे, और दूसरे टाइप को जो कस्टमर है वो ऑर्डर करेंगे और वो खाना पैक करके लेके जाएंगे। तो ये जो 2 काउंटर्स है वो इस तरह से 2 अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए बनाए गए हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट has 2 counters. One for जिसको बोलते हैं टेक होम ऑर्डर्स के लिए, पैक करके लेके जाएंगे, और दूसरा जो है वहां पे बैठ के खाने के लिए, सिट इन ऑर्डर्स के लिए। तो हमेशा ऐसे नहीं होगा कि दोनों काउंटर बिजी रहेंगे। मतलब बिजी कब रहेंगे, जब कोई कस्टमर है उस काउंटर में ऑर्डर देने के लिए, तब हम बोलेंगे ये बिजी है। अगर कोई कस्टमर नहीं है तो हम बोलेंगे ये आइडल। तो मैं इस प्रकार से 2 रैंडम वेरिएबल परिभाषित कर रहा हूं। लेट एक्स बी द प्रपोर्शन ऑफ टाइम that the take home counter is busy, उसका मतलब जैसे मैंने बोला कम से कम एक कस्टमर खड़ा है क्यू में। और सिमिलरली y be the proportion of time that the sit in counter is busy। तो proportion of time का मतलब है हम एक कोई रैंडम दिन में जाके दोपहर के 2 घंटे उनको ऑब्जर्व करेंगे और उस 2 घंटे में देखेंगे कि कितने टाइम के लिए वो काउंटर बिजी रहा, और वो प्रोपोर्शन लेंगे। 2 घंटे में 40 मिनट अगर बिजी रहा तो 40/120, सो 1/3 1/3 टाइम के लिए वो बिजी था, उसका मतलब x होगा 1/3। वैसे ही y के लिए तो आसानी से देखा जा सकता है ये प्रोपोर्शन है। तो x और y दोनों कौन सी वैल्यूज लेंगे, वो वैल्यूज लेंगे 0 और 1 के बीच में। सो द सेट ऑफ वैल्यूज of the pair of random variables xy is this unit square, is the set D, जिसको पहले जैसे दर्शाया था वैसे मैं दर्शाऊंगा, लेकिन हमें अब a b c d की वैल्यूज पता है। x होगा 0 और 1 के बीच में और y भी होगा 0 और 1 के बीच में।
और मान लीजिए कि ये जो दो रैंडम वेरिएबल्स है उसका पीडीएफ इस प्रकार से दिया गया है। पीडीएफ, द जॉइंट पीडीएफ fxy इस प्रकार से दिया गया है। ये है 6/5 टाइम्स x प्लस वाई स्क्वायर, यदि x और y इस सेट में है। मैं फिर से ये वही लिख रहा हूं कंडीशन। और अगर इस सेट के बाहर है तो f का माप है 0, क्योंकि ये जो रैंडम वेरिएबल्स x और y है वो इसी सेट में वैल्यूज ले सकते हैं, तो इस सेट के बाहर जॉइंट पीडीएफ 0 ही रहेगा। तो पहली बार तो आप एक आसानी से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये तो चेक करने के लिए है, क्योंकि हमें दिया गया है कि ये पीडीएफ है। ये चेक करना हमेशा जरूरी नहीं है हमारे लिए, अगर हमें दिया गया है पीडीएफ है, लेकिन ये चेक पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं और ये चेक हम कर सकते हैं ताकि हम देखें कि किस तरह से होता है। और इंटरनल हमारे लिए भी ये ठीक रहेगा अगर हम देखते हैं कि ये सही में पीडीएफ है। पहली बात तो तुरंत देखी जा सकती है एफ के डेफिनेशन से कि एफ की वैल्यू हमेशा ही 0 या उससे ज्यादा है, क्योंकि x और y दोनों 0 और उससे ज्यादा वैल्यूज लेते हैं। तो ये फॉर्मूला 6/5 x प्लस वाई स्क्वायर यह हमेशा 0 या उससे ज्यादा ही वैल्यूज लेंगे। तो हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है कि अगर हम पूरे रियल लाइन पे x को इंटीग्रेट करें और उसी तरह से पूरे रियल लाइन पे y को इंटीग्रेट करें तो क्या हमें 1 मिलता है? तो तुरंत ही ये तो हमें चेक करना है। तुरंत मैं ये लिख सकता हूं कि अगर x और y दोनों 0 और 1 इस अंतराल के बाहर है तो f का 0 है वैल्यू। तो तुरंत ये डबल जो इंटीग्रल जो -∞ से इंफिनिटी था, दोनों के लिए मैं लिमिट्स 0 to 1 लिख सकता हूं। और fxy dx dy ये मैं पहले भी लिख सकता था, लेकिन अभी लिखते हैं। इस सेट में जब x और y दोनों 0 और 1 के बीच में है तो fx का y की वैल्यू है 6/y x प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले x के साथ अगर इंटीग्रेट करने जाएं तो 6/5 तो कांस्टेंट है और x का इंटीग्रल होगा x²/2 और y² का इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो dx इंटीग्रल होगा y²x और x के लिमिट्स क्या है? x = 0 से x = 1 तक हम कर रहे हैं। ये होगा पहला इंटीग्रल, dx का इंटीग्रल। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और वो जो फंक्शन आएगा उसको dy y के तहत इंटीग्रेट करेंगे। तो जब x = 0 है तो ये x²/2 प्लस y²x दोनों 0 हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला टर्म है वो होगा 6/5 हाफ प्लस y² और उसको हमें फिर से dy के साथ इंटीग्रेट करना है। तो और एक बार इंटीग्रेट करेंगे। अब सिर्फ y ही बचा है, x को हमने इंटीग्रेट कर लिया है। तो देख लीजिए x वाला कोई भी टर्म नहीं बचा है। तो हाफ का इंटीग्रल होगा हाफ टाइम्स y और y² का इंटीग्रल होगा y³ 3। फिर एक बार लिमिट्स क्या है? y = 0 से लेके y = 1 और आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी जब y = 0 तो उसका वैल्यू 0 है
तो y इक्वल टू 1 करेंगे तो हाफ प्लस 1/3 आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो उसकी वैल्यू है 5/6 और उसको 6/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 मिलता है। तो इंडीड ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगर हम अब हम ये डेंसिटी फंक्शन यूज करके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों काउंटर्स बिजी रहने का प्रोपोर्शन 1/4 से कम है, x भी 1/4 से कम है और y भी 1/4 से कम है। तो इस तरह के सेट को इंटीग्रेट, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे? हम पीडीएफ, जॉइंट पीडीएफ को देखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे जो सेट हमें हमारे लिए इस एग्जांपल में इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ये दोनों कैसे रहेंगे? 0 to 1/4, 0 to 1/4। मैंने ऑलरेडी एक स्टेप बाईपास कर लिया है। मैंने ये नहीं लिखा, वेल fxy dy बाईपास नहीं कर रहा हूं, dx dy। तो जैसे पहले किया था हमने 0 to 1/4, 0 to 1/4, 6/5 x plus y square dx dy, और जैसे पहले किया था उसी तरह से हमारे पास आएगा। पहले अगर हम x के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 6/5 x square by 2 plus y square x, और x के लिमिट्स है x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1। इसका जो आंसर आएगा वो होगा एक फंक्शन y का, तो उसको हम dy के साथ इंटीग्रेट करेंगे। फिर एक बार ये इंटीग्रल अभी तो एक तरह से आसान है, क्योंकि निचला जो लिमिट है x इक्वल टू 0 वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो 0 ही आएगा। तो 6/5 जब x इक्वल टू, सॉरी ये x इक्वल टू 1/4 होना चाहिए ऊपर का लिमिट। जब x इक्वल टू 1/4 है तो x स्क्वायर होगा 1/16 और x स्क्वायर बाय 2 होगा 1/32 और y स्क्वायर x होगा y स्क्वायर बाय 4 dy। और फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 6/5 टाइम्स y बाय 32 प्लस y क्यूब बाय 4 इंटू 3। लिमिट्स है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1/4। और आप ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं और देख लें कि ये होगा 7 डिवाइडेड बाय 640, जो अप्रोक्सीमेटली है 0.0109। तो इस तरह से हम जॉइंट पीडीएफ को यूज करके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए किया था, हम ये एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये जॉइंट पीडीएफ जो है वो हमारा जो दो पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, यादृच्छिक चरों का जो युगल है, उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन हमें देता है, प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है। तो उसको यूज करके हम x का अलग से पीडीएफ निकाल सकते हैं और y का अलग से पीडीएफ निकाल सकते हैं, जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए किया था। और उसमें हमने कहा था मार्जिनल पीडीएफ, मार्जिनल पीएमएफ। सो लेट ओके, द मार्जिनल पीएमएफ पीडीएफ of x and y denoted by f sub x of x and f sub y of y
respectively are given by, उसको हम इस तरह से परिभाषित करेंगे जैसे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए किया था, जॉइंट पीएमएफ से मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स करने के लिए हमने क्या किया था, जॉइंट पीएमएफ को लेके हर एक एक्स के लिए हमने वाई के सभी वैल्यूज को जोड़ा था। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, पीएमएफ की जगह हमारे पास पीडीएफ है और हम एडिशन के बदले करेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन कंसेप्ट वही है। तो एफ एक्स एक्स हम हर एक संख्या स्मॉल एक्स के लिए क्या करेंगे, वो फिक्स करेंगे और उसके साथ वो फिक्स एक्स के लिए सभी वाई के लिए एफ एक्स वाई देखेंगे और वाई को इंटीग्रेट आउट करेंगे। तो ये हम कर रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। और उसी तरह से मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई हम देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स वाई को लेके और एक्स वेरिएबल को इंटीग्रेट आउट करके सभी वाई के लिए, बिल्कुल जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए किया था। सो देखते हैं, हमने जो अभी ऊपर में एग्जांपल देखा है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम अगर मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स निकालना चाहेंगे तो मैं फिर एक बार ये परिभाषा या डेफिनेशन लिख लेता हूं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स वाई डी वाई। और एफ एक्स वाई क्या था हमारे ना, एफ एक्स वाई था 6/5 एक्स प्लस वाई स्क्वायर या 0, ये था जब 0x इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड y इज बिटवीन 0 एंड 1, और 0 था अगर x और y कोई भी इन दो अंतरालों के बाहर है। तो इमीडिएटली हमें ये पता चलता है कि अगर x 0 और x के बीच में नहीं है तो fxy है 0, तो उसका इंटीग्रल भी होगा 0। तो ये तो पहले तो हम इमीडिएटली लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 इफ x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 1। तो ये अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कंसंट्रेट करना है क्योंकि हमारा पीडीएफ इस तरह से, जॉइंट पीडीएफ इस तरह से है, हमें कंसंट्रेट करना है उन्हीं x के लिए जो 0 और 1 के बीच में है। और हर इस तरह के x के लिए एफ एक्स एक्स होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स वाई फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि एफ एक्स वाई लिखा हुआ है, ये अगर x 0 और 1 के बीच में है लेकिन y 0 और 1 अंतराल के बाहर है तो भी एफ एक्स वाई 0 है, तो वो भी हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y को। तो हमें ये इंटीग्रल आएगा 0 to 1, और इस इंटरवल में जब x भी 0 और 1 के बीच में है और y भी 0 और 1 के बीच में है, द मार्जिनल पीडीएफ मिलेगी हमें इस तरह से, सॉरी ये होगा dy, क्योंकि हम y के वी आर इंटीग्रेटिंग आउट y को इंटीग्रेट आउट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमें पता है कैसा करना है। इंटीग्रल x dy होगा एक्स वाई, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, x तो फिक्स्ड है अभी, और इंटीग्रल y स्क्वायर होगा y³ 3, और लिमिट्स है y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू 1, और जो हमें मिलता है 6/5
टाइम्स x प्लस 1/3। तो हमने ये मार्जिनल पीडीएफ x का पूरी तरह से निकाल लिया है। देयरफॉर एफ एक्स ऑफ x है 6/5 टाइम्स x प्लस 1/3। अगर x है 0 और 1 के बीच में, नहीं तो वो है 0। और उसी तरह से हम मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y भी निकाल सकते हैं। एफ वाई ऑफ y फिर एक बार जो कमेंट्स मैंने एफएक्स के लिए किए थे उसी वही कमेंट्स रहेंगे। तो हमें रियली कॉन्सेंट्रेट करना है जब y की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, क्योंकि अगर y 0 और 1 अंतराल के बाहर है तो जॉइंट पीडीएफ 0 है और इसके कारण मार्जिनल पीडीएफ भी 0 होगा। और जब y 0 और 1 के बीच में है तो हम इंटीग्रेट आउट करेंगे जॉइंट पीडीएफ को x के साथ जॉइंट पीडीएफ को। और जॉइंट पीडीएफ भी तभी 0 नहीं है जब x भी 0 और 1 के बीच में है। और फंक्शन तो वही है x प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स 6/5, लेकिन अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के साथ। तो ये आएगा 6/5, x का इंटीग्रल x dx है x स्क्वायर बाय 2 और y स्क्वायर dx है y स्क्वायर x, और x के इंटीग्रल के लिमिट्स है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो हमें मिलता है 6/5 हाफ प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y क्या है? ये होगा 6/5 टाइम्स हाफ प्लस वाई स्क्वायर इज 0 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 और 0 अदरवाइज। ये जो कंसेप्ट्स हम कर रहे हैं आज, वो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए किए थे। और चूंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कैलकुलस यूज कर रहे हैं, तो कैलकुलेशंस काफी समय कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए आसान रहती है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इनफाइनाइट सम या इवन फाइनाइट सम करना कभी कभी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो नेक्स्ट, अगर हमने मार्जिनल पीडीएफ पता कर लिया है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंडीशनल पीडीएफ। कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y इक्वल टू y। नोटेशन उसी तरह से है जिसके जो हमने यूज किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए। फर्क यह है कि ये उस टाइम हम देख रहे थे कंडीशनल पीएमएफ को, प्रायिकता मान फलन को। अब हम देख रहे हैं कंडीशनल प्रायिकता घनत्व फलन को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। और जैसे आप अगर आपको ये कंडीशनल पीएमएफ की डेफिनेशन याद है, तो हम जॉइंट पीएमएफ को डिवाइड करते हैं मार्जिनल पीएमएफ से। यहां पे हम करेंगे जॉइंट पीडीएफ को मार्जिनल पीडीएफ से। लेकिन अगर किसी भी क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो क्वांटिटी 0 नहीं है। तो हम ये जो कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y इक्वल टू स्मॉल y है, वो उन्हीं स्मॉल y के लिए परिभाषित है, where the marginal PDF of y at small y is strictly positive। वो 0 नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो 0 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि
मार्जिनल पीडीएफ ऋणेतर है, नॉन निगेटिव है। तो उन्हीं स्मॉल y के लिए जिसके लिए f ऑफ y शून्य से ज्यादा है, हम कंडीशनल पीडीएफ डिफाइन करने जा रहे हैं। नोटेशन बिल्कुल उसी तरह से है जो हमने कंडीशनल पीएमएफ के लिए यूज किया था। और ये हम पढ़ेंगे, ये जो कॉम्प्लिकेटेड, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो कॉम्प्लिकेटेड नोटेशन लग रहा है उसको पढ़ते समय हम कैसे पढ़ेंगे? द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y इक्वल टू y। सो कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y इक्वल टू y इवेल्युएटेड एट स्मॉल x, इसका ये मतलब है। और उसकी परिभाषा है, हम देखेंगे जॉइंट पीडीएफ एफ एक्स वाई और उसको डिवाइड करेंगे एफ वाई वाई से, और ये परिभाषा है सभी x के लिए। फिर एक बार, ये शून्य नहीं होगी तभी जब एफ एक्स वाई भी शून्य नहीं है, और ये डिफाइंड तभी होगी जब एफ वाई वाई शून्य से ज्यादा है, नहीं तो ये डिफाइंड नहीं है। और इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x इक्वल टू x, जहां मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x एट स्मॉल x शून्य से ज्यादा है, तब द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x इवेल्युएटेड x इक्वल टू x इवेल्युएटेड एट स्मॉल y is fxy divided by the marginal PDF of x at x। और फिर एक बार, ये सभी y के लिए परिभाषित है। और हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा उसको कंटिन्यू करेंगे। उस एग्जाम्पल में हम कंडीशनल डेंसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल कंटिन्यूड। सो अगर पहले तो अगर हमें कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू स्मॉल y कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो शून्य तभी नहीं है जब y शून्य और एक के बीच में है। सो दिस इज फॉर 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। और उसके लिए सभी x के लिए हम अगर करने जाएंगे तो ये होगा एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ वाई ऑफ y। ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है और एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई की वैल्यूज हमें पता है। तो जब x भी शून्य और एक के बीच में है तो एफ एक्स वाई की वैल्यू है 6/5 x प्लस वाई स्क्वायर, और एफ वाई वाई द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y है 6/5 हाफ प्लस वाई स्क्वायर। और अगर x शून्य, अंतराल शून्य और एक के बाहर है तो इसकी वैल्यू होगी शून्य। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। पहले तो 6/5 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, जबकि इफ x है शून्य और एक के बीच में, 0 अदरवाइज,
और ये डिफाइंड है उन्हीं y के लिए जब y 0 और 1 के बीच में है। सो एज एन एग्जांपल हम देख सकते हैं कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू से 0.5। स्मॉल y की अगर वैल्यू ले 0.5 तो ये डेंसिटी क्या होगी, ये होगी x प्लस 0.5 का स्क्वायर है 0.5 इज हाफ और 0.5 का स्क्वायर है 0.25 या 1/4 1/4 1/4 और यहाँ पे आएगा हाफ प्लस 1/4 या 0। सो इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 अदरवाइज, और ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है इज इक्वल टू 4x प्लस 1/3 और 0 if 0 less than equal to x less than equal to 1 otherwise। तो उसी तरह से आप एज एन एक्सरसाइज कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हो आप कि द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y गिवन x इक्वल टू स्मॉल x क्या है। मैं एक और उदाहरण यहाँ पे लिखने जा रहा हूं और उसमें कुछ चीजें हम करेंगे, बाकी सब चीजें आप एक्सरसाइज के तौर पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक पीडीएफ इस तरह से हमें दिया गया है, जॉइंट पीडीएफ fxy इस तरह से है कि वो है 24 टाइम्स x टाइम्स y। जब फिर एक बार x वैल्यूज लेगा 0 और 1 के बीच में, y वैल्यूज लेंगे 0 और 1 के बीच में, लेकिन और एक कंडीशन है कि x प्लस वाई भी होगा 1 से कम, ऑफ कोर्स 0 से ज्यादा ही होगा, और नहीं तो वो है 0। तो ये जो रीजन है x y जहां पे पीडीएफ fxy पॉजिटिव है, वो रीजन पिछले वाले उदाहरण से अलग है। पिछले वाले उदाहरण में अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारा जो पिछला वाला उदाहरण था वो उसमें ये स्क्वायर पूरा x और y 0 और 1 के बीच में होगा, तो हमें ये स्क्वायर मिलता है x और y प्लेन में। तो पेयर x, y इस स्क्वायर में अगर हो तो वो एक वैल्यू हो सकती है रैंडम वेरिएबल पेयर x y के लिए। लेकिन हमारा अब भी जो एग्जांपल है वो पहले तो x और y दोनों 0 और 1 के बीच में होने चाहिए, तो उसका मतलब जो पेयर x, y है वो बिल्कुल स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। लेकिन एक एडिशनल कंडीशन है और वो कंडीशन है कि x प्लस वाई, ये अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसके x प्लस वाई 1 से कम होना चाहिए। तो ये जो रीजन मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं वो एक वैलिड रीजन है जहां पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x और y वैल्यूज ले सकते हैं। जब x जरूर वैल्यू 1 ले सकता है, लेकिन उस टाइम y की वैल्यू 0 होगी। अगर x की वैल्यू हाफ है तो y की वैल्यू 3/4 या 1 नहीं हो सकती। x प्लस वाई 1 से कम होना चाहिए, तो उसका मतलब है y 1 माइनस x या 1 माइनस हाफ से कम होना चाहिए। सो ये एक एडिशनल कंडीशन दी गई है और उसको हम कैसे यूज करेंगे जब हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो जैसे मैंने बोला कुछ चीजें मैं करूंगा, कुछ चीजें आप एक्सरसाइज के तौर पे कर लीजिए। आप देख लीजिए कि ये डबल इंटीग्रल fxy dx dy है एक।
और ये इंटीग्रेट करते समय अगले एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये जो कंडीशन है वो यूज करनी पड़ेगी हमें। y, अब अगर सिर्फ y देखें तो जरूर y 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज ले सकता है, लेकिन y x के साथ अगर देखेंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स। तो ये जो इंटीग्रल करेंगे ये एक्चुअली हम अगर ऐसे लिख सकते हैं, पहले अंदर वाला इंटीग्रल x की इंटीग्रल है, तो y को हम अगर 0 to 1 के लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अंदर वाला जो इंटीग्रल है dx इंटीग्रल, तो x जैसे y 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक हो सकता है, उसी तरह से x भी 0 से लेकर 1 माइनस वाई तक हो सकता है। और तब हमारी डेंसिटी है 24 टाइम्स एक्स वाई। तो इसको हम अगर अब ये जो इंटीग्रल है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और वो चेक कर ले कि ये 1 है, या मैं देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो ये अंदर वाला जो इंटीग्रल है वो x का इंटीग्रल है, तो 24y टाइम्स x dx, तो 24y टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, और x के लिमिट्स है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, अब x का लिमिट भी y का एक फंक्शन है, तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई, और उसके बाद आएगा dy। तो ये जो है इंटीग्रल और ये जो है वैल्यूज वो है 0 टू 1 24y टाइम्स 1 माइनस y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dy। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 0 टू 1 12y 1 माइनस वाई होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो आएगा 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर dy। तो ये इंटीग्रल आप कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। 12 टाइम्स y y माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब dy, और इसका इंटीग्रल अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो है 12 y स्क्वायर बाय 2 माइनस 2y क्यूब बाय 3 प्लस y टू द पावर 4 बाय 4, और y इंटीग्रल के लिमिट्स है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, तो ये आएगा 12 टाइम्स 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, और इसकी वैल्यू आप देखें तो होगी 1। तो मैंने दोनों चेक कर लिया है कि एक्चुअली ये एक पीडीएफ है, और चूंकि मैंने ये पीडीएफ का कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया है, तो अगला वाला मैं आपके लिए एक्सरसाइज रखूंगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू x प्लस y लेस देन इक्वल टू 0.5। तो अगर मैं ऊपर वाला जो डायग्राम मैंने निकाला था जहां पे हमने x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करी थी, अब हम ये रीजन देख रहे हैं कि हमारी जो एक्स वाई वैल्यूज है वो ये लाल रीजन के अंदर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है एज ए एक्सरसाइज। तो उसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरह से होगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इस तरह से है, x का वैल्यू होगा 0 टू 1। अगर x प्लस वाई 0.5 से कम है तो x
भी x 0.5 से अगर ज्यादा है तो तुरंत ही x प्लस वाई 0.5 से ज्यादा होगा। तो एक्चुअली ये भी 0.5 होगा। और दूसरा जो लिमिट है, अगर हम जैसे ऊपर किया था x को पहले इंटीग्रेट आउट कर रहे हैं तो x के लिमिट होंगे 0.5 माइनस वाई, और इंटीग्रेट जो फंक्शन करना है वो तो जॉइंट पीडीएफ है, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे किया था, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो गए, और आप चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू है 0.0625। थैंक यू।